Hello, Assalamu alaikum students. Welcome to the orientation session of PMS Punjab for 2021. I hope you all would be doing great. In this orientation session, we'll be discussing general guidelines about how to ace PMS Punjab 2021, which is probably becoming within 2 to 3 months. It is highly expected that PMS Punjab would be taken in the month of August, more likely. We'll be discussing some general guidelines about the compulsory subjects, as well as we'll be discussing some of the optional subjects. By the end of the class, I will also give you individual guidance regarding the selection of your optional subjects. I will also be discussing the main difference between CSS and PMS, because a lot of students are confused between these two competitive examinations. And by the end of the session, I hope that it would prove to be very fruitful for all of you. I would request you all to please stay muted and do not text while I'm giving you orientation. Let me finish first, and then by the end of the class, I'll give you guys 10 to 15 minutes. You can unmute in that time, and you can send me text messages. I'll reply to your messages in that time duration. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. PMS पंजाब मोर लाइकली वंस अ ईयर होता है ये एग्जाम. जरूरी नहीं है कि हर साल हो, लेकिन प्रॉबेबली हर साल हो जाता है, लेकिन कभी नहीं भी होता. इस दफा एक्सपेक्टेड है कि आपका जुलाई अगस्त या सितंबर तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा. आप लोग अपने दिमाग में जो टाइमलाइन है वो अगस्त की ही रखें, ठीक है. सो यू गाइस हैव जस्ट 2 more months to go, और अपनी तैयारी को उस हिसाब से आप जो है ना वो टाइमलाइन करें. अपने टाइम टेबल बनाएं जिसके अंदर आप अपने कंपल्सरीज पे फोकस करें. उसके बाद आप अपने ऑप्शनल स्टार्ट करें. पीएमएस के अंदर जो सब्जेक्ट एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, जिसके ऊपर एक मैं अलग से आपको एक और ओरिएंटेशन सेशन भी दूंगी, दैट इज जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है आपका पीएमएस का, उसके अंदर आपके 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं. और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट्स हु स्कोर 700 प्लस, बट अनफॉर्चुनेटली वो जीके का पेपर फेल कर देते हैं, तो इवेंचुअली उनका पूरा पेपर फेल हो जाता है. तो हम जीके से रिलेटेड अभी, खैर इस ओरिएंटेशन सेशन में तो मैं आपको जनरली एक गाइडलाइन दूंगी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन स्पेसिफिकली जीके से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि आप वो एमसीक्यूज की स्ट्रेटेजी के साथ तैयार करें. इसके अलावा एज कैलकुलेशन की अगर बात करें तो आप लोग एज कैलकुलेटर गूगल पे लिखें और अपनी एज कैलकुलेट कर लें कि प्रॉबेबली वो 30 इयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जनरल रिलैक्सेशन भी है फॉर द वंस हु आर वर्किंग ऑलरेडी इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इसके अलावा आपको जो आप सबको पता है कि आपको बैचलर्स मिनिमम 14 years of एजुकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, नो मैटर कि आपने साइंस में डिग्री की है या आर्ट्स में की है या प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं है, जो भी है, लेकिन 14 years of एजुकेशन आपकी होनी चाहिए. दैट इज व्हाट यू नीड, दैट्स इट. नाउ लेट्स बिगिन. अच्छा, दीज आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. ये आपके जो है वो पीएमएस की वेबसाइट पे गिवन है. मैं आपको कहूंगी कि आपने जब भी कोई सोर्स कंसल्ट करना है, प्लीज आपने ऑथेंटिक सोर्स कंसल्ट करना है, ठीक है. बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं, बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं रिगार्डिंग ऑप्शनल एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट्स या और किसी फॉर एग्जांपल रूमर्स होते हैं कि जी पीएमएस अनाउंस हो गया है, नहीं हुआ, हो रहा है, इस साल नहीं होगा, थिंग्स लाइक दैट. सो प्लीज आपने जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है उसको कंसल्ट करना है, और वो आपका सोर्स होना चाहिए. ये आपका सिलेबस मैंने वहीं से डाउनलोड किया. आपके there are two sets of paper. The first one is of 600 marks that includes your compulsory subjects. We'll discuss it in a while. The other set of subjects is optional subjects. वो भी 600 marks के. कंपल्सरी ऑब्वियसली कंपल्सरी है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको वो सब्जेक्ट्स करने हैं. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास चॉइस है कि आप अपनी पसंद के ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. आपको बहुत सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की ग्रुप्स दिए हुए हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं. उस ग्रुप में से आपको कहा हुआ है कि आप
जो है ना 200 नंबर का एक ऑप्शनल उठा लें, तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इफ यू टॉक अबाउट द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ पीएमएस, सबसे पहले आपका आ जाता है इंग्लिश एसे, ठीक है। अच्छा, एसे के अंदर अब द डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड पीएमएस इज के सीएसएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की भी आपको बड़ी एक्सटेंसिव सी आउटलाइन दी हुई है, लेकिन पीएमएस में आपको कोई आउटलाइन नहीं दी हुई, ठीक है। और एक आप लोगों को फायदा ये है फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएमएस के आपको ये ना सिर्फ सीएसएस की तैयारी में हेल्प करेगा, क्योंकि सीएसएस में मोर और लेस यही कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं अदर देन जीके। उसके अंदर जीके का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो सब्जेक्टिव होता है। 60 मार्क्स का आपका साइंस का पोर्शन होता है और 40 मार्क्स का आपका मैथ्स का पोर्शन होता है, लेकिन बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स उर्दू के अलावा सेम होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपको पीपीएससी के जो 1 पेजर टेस्ट हैं आपके, एफआईए, नैब और इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं, उनमें भी आपको बहुत तैयारी करता है, बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप सीएसएस की या पीएमएस की तैयारी कर लें, ठीक है, एक दफा दिल लगा के 2 3 4 5 जितने भी महीने आपने लगाने हैं, जितने भी, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन किसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो आपकी ना ये तैयारी काफी और बाकी सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करती है। खैर एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश एसे फर्स्ट। इंग्लिश के जो 2 पेपर्स हैं वो आपके फिल्टर पेपर्स हैं, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। ऐसे की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है इंग्लिश ऐसे सीएसएस और पीएमएस का, सिर्फ उसकी टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से। सीएसएस में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए, और ऑब्वियसली उसकी वर्ड लिमिट भी ज्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड पीएमएस के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है ऐसे लिखने के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी फिर वो जो वर्ड लिमिट है वो भी कम होती है, लेकिन जो बेसिक टेक्निक है ऐसे की वो सेम है, ठीक है। आपने उसी तरह आउटलाइन बनानी है, आपने अपना कैची सा इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने आपका ऐसे का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पैराग्राफ्स बहुत जो है ना वो उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, आपके जो है ना वो इंडिकेटर्स आप उसके अंदर यूज करें, आप उसके अंदर कंक्लूडिंग सेंटेंसेस यूज करें, आप कनेक्टर्स डालें, आपकी कोहेरेंस होनी चाहिए ऐसे के अंदर, आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स डालें, आप उसके अंदर रेफरेंसेस लिखें, कोटेशंस लिखें, ये वाली सारी चीजें। और ऐसे ये सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं कि आपका ऐसे एक अच्छा ऐसे है। आपको पता है कि सीएसएस और पीएमएस दोनों के ऐसे के अंदर फेल होने की रेशो बहुत ज्यादा है। अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी फेल्स इन इंग्लिश ऐसे। देखो बच्चे, आप अगर बाकी सब्जेक्ट्स देखो तो ऑलमोस्ट ऑल मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश। ऐसे के अंदर फेल होने का ये मतलब नहीं होता कि आपको इंग्लिश नहीं आती। ऐसे के अंदर फेल होने का मतलब ये होता है कि उस बच्चे को या तो ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं पता, ऐसे लिखना नहीं आता, आर्ग्यूमेंट्स उसके स्ट्रांग नहीं थे, वो अपने स्टैंड्स को प्रूव नहीं कर सका, ठीक है। ये वाली सारी चीजें होती हैं कि जो आपके ऐसे में आप फेल होते हो या फिर कम नंबर आते हैं। टॉपिक इंटरप्रिटेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंग्लिश ऐसे का। बहुत सारे लोग टॉपिक को इंटरप्रेट ही गलत करते हैं। वो एक फुल फ्लेज एक्सरसाइज है ये, जब हम इंग्लिश ऐसे की क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे तो मैं एक एक इस कंपोनेंट पे आपको पूरा एक एक लेक्चर दूंगी कि टॉपिक इंटरप्रेट कैसे करना है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसे के स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव एसेस डिस्कस करेंगे, हम आर्गुमेंटेटिव एसेस डिस्कस करेंगे, आउटलाइन कैसे बनानी है, ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे आपने कैची बनाना है, उसके अंदर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस डालें, उसकी लैंग्वेज फ्लारी होनी चाहिए, आप अपनी वोकैबुलरी पे काम करें, ठीक है। और मैं आपको काफी सारे सोर्सेस बताऊंगी कि जो आप कंसल्ट करें इन सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। कंक्लूड कैसे करना है, ऐसे के अंदर कोहेरेंस कैसे होनी चाहिए, आपके जो पैराग्राफ्स हैं इनके अंदर कनेक्टर्स डालें, और ये सारी चीजें इनके ऊपर विल टॉक अबाउट इट। फिर उसके बाद आपने कंटेंट किस किस स्टैंडर्ड का कंटेंट होना चाहिए और वो कंटेंट आपने कैसे प्रिपेयर करना है। ये तो हो गया आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर 100 मार्क्स का। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेपर दैट इज इंग्लिश। इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास होती है प्रेसी राइटिंग, आपके पास होती है ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है, उसके बाद आपके पास ईडियम्स होते हैं या और बाकी इंग्लिश ग्रामर की चीजें। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी प्रेसी राइटिंग है, ठीक है। प्रेसी राइटिंग की जो टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पैसेज दिया हुआ होता है, उसको आपने 1/3 के अंदर
वन थर्ड लेंथ के अंदर उसको आपने समराइज करके लिखना होता है और मेन पॉइंट्स मिस नहीं करने होते हैं। आपकी जो इंग्लिश की प्रेसी है और उर्दू की तलखीस है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। उर्दू के अंदर भी आपकी यही चीज होती है। CSS के अंदर उर्दू नहीं है, लेकिन इंग्लिश जो आपका CSS के अंदर इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर है, वो मोर और लेस आपका PMS से ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का पेपर भी टेक्निकल है, देन अगेन ये 100 मार्क्स का है। इसके अंदर आपके पास देखो कोई सेट उन्होंने चीज नहीं बताई हुई कि आपको क्या, कहाँ से वो प्रेसी देंगे, पैसेज कहाँ से देंगे, इडियम्स कौन से आएंगे, आपको कुछ भी नहीं पता, यू आर ऑल ब्लैंक। अब इस पेपर को भी आपने कैसे टेक्निकली तरीके से डील करना है। कुछ आपकी चीजें हैं जो आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपकी वोकैबुलरी होगी, जैसे आपकी इडियम्स होंगे, जैसे आपके सेंटेंस करेक्शन या बेसिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चीजें, ठीक है। इंग्लिश का ये करते हैं कि हम पहले 2 से 3 लेक्चर्स आपको देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग 14 नहीं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कनेक्टेड नहीं रहते स्ट्रक्चर से, या ऐसे जो है वो CSS की प्रिपरेशन करने से पहले मुझे नहीं याद था कि मैंने लास्ट टाइम ऐसे कब लिखा था, years बैक। लेकिन यही काम और बाकी सारे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, मेडिकल कर रहे होते हैं, हम और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने अपनी साथ साथ करनी है। आप, आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो वंस अ वीक एक ऐसे जरूर लिखो, ठीक है। आप वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप अपनी ऐसे की आउटलाइन जरूर बनाओ। उसके बाद आप वंस अ वीक प्रेसी करो, आप वंस अ वीक कोई कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज करो, आप एक ट्रांसलेशन का पैसेज करो, और ईडियम्स जो है ना, या और बाकी जो छोटी मोटी इंग्लिश ग्रामर की चीजें हैं, वो आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि आप एक दिन पे बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। ये वाली चीजें आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन अगेन कम्स उर्दू। उर्दू का जो पेपर है ये भी अपने अंदर एक बहुत ही ट्रिकी पेपर है। उर्दू का ये होता है कि देन अगेन हम ज्यादातर हमारी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या हमारे जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, वो इंग्लिश के अंदर होते हैं। उर्दू शायद हमने मैट्रिक FSC के बाद नहीं ना लिखी होती है और ना ही पढ़ी होती है। हम जो बुक रीडिंग भी करते हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी के अंदर होती है। उर्दू के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज, उर्दू लिखनी हम सबको आती होगी, लेकिन आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए में आप कोशिश करें कि 2-3 पेजेस एक टॉपिक पकड़ें उर्दू के एसएस का, पास्ट पेपर PMS के उठा के देखें, कोई भी एक टॉपिक उठा लें। फॉर एग्जाम्पल कोविड पे लिख लें, या आप ग्लोबलाइजेशन पे लिख लें, या आप पाकिस्तान के मौशी हालात के ऊपर लिख लें। 2-3 पेजेस आप लिखें ताकि आपकी उर्दू लिखने की प्रैक्टिस हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप उर्दू पढ़ने की भी थोड़ी आदत डालें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारा देखो थिंकिंग प्रोसेस एट टाइम्स इंग्लिश में होता है, हम लिख इंग्लिश रहे हैं, हम बोल इंग्लिश रहे हैं, हम हमें वो चीजें ट्रांसलेट नहीं करने आ रही होती। जब उर्दू का ऐसे आपको लिखना पड़ता है PMS के अंदर, तो आपको, अब फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक, आपको सारी टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश वाली आ रही होती हैं, आपने सारे आर्टिकल्स डॉन न्यूज़पेपर वाले पढ़े होते हैं, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए बहुत टाइम भी लग जाता है, नंबर 1, और नंबर 2 बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें उर्दू आ भी नहीं रही होती। और ये तो बहुत ही जो है ना वो, ये मिस्टेक आपकी कभी भी माफ नहीं की जाएगी अगर आपने उर्दू के पेपर के अंदर को बायलैंग्वेज किया, ठीक है। ये लैंग्वेज का पेपर है, बायलैंग्वेज नहीं करना, इंग्लिश के वर्ड्स बीच में नहीं डालने। खैर एनीवेज, उर्दू के पेपर के अंदर आपको एक मजमून लिखना होगा, ठीक है, एक प्रेसी तलखीस लिखनी होती है, उसके बाद आपको कुछ शेर दिए होते हैं, उनकी आपने तशरीह करनी होती है, फिर आपको ट्रांसलेशन करनी होती है, ठीक है। इसके अंदर फिर मुहावरात, इडियम्स, वही मुहावरात होते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें होती हैं आपके उर्दू के पेपर के अंदर। उर्दू का पेपर भी बहुत सारे बच्चे फेल करते हैं। ये जो अभी तक हमने 3 पेपर्स डिस्कस किए हैं, ये बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। और उसके बाद जनरल नॉलेज, ये 4 पेपर कंपलसरी के अंदर आपके सबसे ज्यादा क्रिटिकल पेपर्स हैं। मेजॉरिटी बच्चे उर्दू के अंदर भी फेल होते हैं, ठीक है। उसकी मैंने आपको बहुत सारी रीजंस एक्सप्लेन कर दी हैं, और बाकी आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। उर्दू को प्रिपेयर करने की भी यही स्ट्रैटेजी है कि आप वंस अ वीक प्रेसी करें, आप वंस अ वीक एक उर्दू का ऐसे लिखें आप। और पोएटिक वर्सेस के लिए आपने क्या करना है कि आप देखो, अब यहाँ पे पोएटिक वर्सेस आपको ये कितना ब्रॉड आपको एक उन्होंने दे दिया है, ठीक है, कि जिसके अंदर नहीं आपको पता कि आपने मिर्जा गालिब के याद करने हैं, आपने इकबाल के याद करने हैं, आपने मीर के याद करने हैं। उर्दू के अंदर सिर्फ शायरों की कितनी लंबी लिस्ट है,
और उनकी शायरी को अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ये भी आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगी कि आपने किस तरीके से ये पोएटिक वर्सेस तैयार करने हैं, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बच्चों का मेजॉरिटी का टेस्ट भी नहीं होता उर्दू पोएट्री, बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो जिनका टेस्ट होता है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। ये खैर आपका एक ट्रिकी एरिया है। उसके बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन डुएबल चीज है, इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसके अंदर भी ये है कि आपने वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेशन में जब पढ़ जाते हैं ना, तो आप यू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट, ठीक है। एट टाइम्स वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं, उनकी एज इट इज ट्रांसलेशन आपने नहीं करनी होती। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ये नहीं है कि एक दफा नीले चांद में। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कि कभी कभी, ठीक है। तो ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वर्ड टू वर्ड उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते, और या फिर ऐसा होता है कि एक आध वर्ड अगर बहुत मुश्किल आ गया जिसकी उनको ट्रांसलेशन करनी नहीं आती, वो पूरा पैसेज छोड़ देते हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट। खैर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ईडियम्स, देन अगेन इंग्लिश के भी उर्दू के भी आपने रोज के रोज याद करने हैं। आई वुड से अगर आप 10-10 ईडियम्स भी रोज याद करो, तो बाय द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम आएगा, आपके पास एक बहुत बड़ा बैंक होगा ईडियम्स का, ठीक है। आप आखिरी दिन मत सोचना कि आप आखिरी दिन बैठ के ईडियम्स याद कर लेंगे, या नहीं होगा। देन कम्स इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज के अंदर बच्चे क्या काम करते हैं, ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ना सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डेली बेसिस पे जो आपने काम करने हैं ना, उसके अंदर आपने इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों के, और जीके तो ऑफ कोर्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के ना एमसीक्यूज आप याद करना शुरू कर दो। रोज 10 या 20 ऑब्जेक्टिव्स आपने इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज और जो है ना वो जीके के पास्ट कोई पेपर उठा लो, उधर से याद करना शुरू कर दो, तो आपके ये सॉलिड मार्क्स आएंगे, ठीक है। जीके तो आपको पास करना ही है। जो 100 मार्क्स का पेपर है ना ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें तो आपको 40 मार्क्स चाहिए ही है। लेकिन ये है कि जीके के जो आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करोगे, वो आपको इस्लामियात में भी, क्योंकि इसके अंदर इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आपको इन दोनों में हेल्प करेंगे। और अगर आप इन दोनों पेपर्स, इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स याद करते हो, तो वो आपको जीके में हेल्प करेंगे। तो ये तीनों सब्जेक्ट साइड बाय साइड जो है ना वो कोलैबोरेशन के अंदर आपने लेकर चलने हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्टिव, तो इस्लामिक स्टडीज के अंदर जो बच्चे एक गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि जी हम तो मुसलमान हैं, हमने तो इस्लामियात पढ़ी हुई है, हमें इस्लामियात आती है। इस्लामियात हमें बिल्कुल आती है, लेकिन हम वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें मैट्रिक लेवल के सवाल आएंगे, नमाज क्या है, नमाज पे नोट लिखें। इस तरह के सवाल नहीं आते। आपको अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू या कोई क्रिटिकल एनालिसिस, या वो जो इस्लामी इबादत हैं, फॉर एग्जांपल नमाज, रोजा, उनके इम्पैक्ट्स पूछता है। उन पे नोट, वो ये नहीं पूछता कि कब फर्ज हुई और इसके ऊपर एक तफसीली नोट लिखे, नो। वो आपसे ये पूछता है कि इसके इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स क्या हैं, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, कलेक्टिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, मॉरल इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। वो आपसे अप्लाइड सवाल पूछता है, और वो हमें मैट्रिक में हमने उस तरह से तैयारी नहीं की भी होती। तो प्लीज आपने जो अपनी इस्लामिक स्टडीज, लाइकवाइज पाकिस्तान स्टडीज भी प्रिपेयर करनी है, वो इस तरह से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी स्ट्रेटेजी। आपको कंटेंट, आपको पता होगा नमाज क्या है, लेकिन शायद आपको उसके इंडिविजुअल लाइफ पे और कलेक्टिवली सोशल लाइफ के ऊपर उसके इम्पैक्ट्स में शायद यू रन शॉर्ट ऑफ डाटा। तो आपने वो चीज प्रिपेयर करनी है। इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज दोनों में स्टूडेंट्स यहीं पे मार खाते हैं कि वो कहते हैं हमने तो बचपन से पढ़ रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स, हमें बहुत आता है, हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं इस्लामियात, तो हमें बहुत आता है, लेकिन ये काम आपने नहीं करना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये एक और टिप दूंगी 6 के 6 सब्जेक्ट्स के लिए, कि एक चीज आपने नहीं छोड़नी, वो है पास्ट पेपर्स का पीछा, ठीक है। आपने पास्ट पेपर, जब आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आपने टॉपिक कहाँ से उठाना है, कोई पास्ट पेपर से उठाना है। जब आप प्रेसी करने लगे हैं, तो आपने प्रेसी कहाँ से उठानी है, पास्ट पेपर से उठानी है। नए पैसेजेस करने की जरूरत नहीं है। पास्ट पेपर के पैसेजेस आप करेंगे, या एसेस करेंगे, या कोई भी सवाल प्रिपेयर करेंगे, आपकी तैयारी भी होगी, आपको समझ आ जाएगी कि एग्जामिनर किस तरह का सवाल करता है, ठीक है। और मोर लाइकली एट टाइम्स कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। आपने प्रेसी, उर्दू प्रेसी तलखीस भी पास्ट पेपर से करनी है, ट्रांसलेशन पास्ट पेपर से करनी है, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स, जीके, हर चीज आपने पास्ट पेपर से करनी है, ठीक है। पास्ट पेपर्स को जो है ना वो आपने अपना जो है ना वो बना लें, तावीज बना लें, गोल के पी जाए इनको, ऑलराइट।
देन कम्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं। आप उन ग्रुप्स में से जो है ना वो टोटल आपने 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने, दैट मींस आपके पास चॉइस है, आप 3 ऑप्शनल्स ले सकते हैं। एक ग्रुप में से आप एक ऑप्शनल ले सकते हैं। ग्रुप नंबर ए है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला। अच्छा जी, इसके अंदर से अब मैं आपको अगर बताऊं तो आप कॉमर्स और जो इकोनॉमिक्स है वो बगैर बैकग्राउंड के आप मत रखें। इसी तरह बिजनेस। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड नहीं होना, ये क्या चक्कर है? देखिए बच्चे, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंसेस के होते हैं, या आसान सब्जेक्ट्स या डुएबल सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो हर बच्चा, हर बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो हर बैकग्राउंड का बच्चा नहीं पढ़ सकता, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, ठीक है। अब अगर सोशल साइंसेस का कोई बच्चा जिसने फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया हुआ है आर्ट्स में, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस में, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता, ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने जब अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। अपना इंटरेस्ट, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड दिमाग में रखते हुए आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट कोई भी आसान या मुश्किल या अच्छा या बुरा या स्कोरिंग या नॉन स्कोरिंग नहीं होता। आप उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कितना है उसके अंदर, और थोड़ा सा अगर आपका बैकग्राउंड उससे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आपको वो के लिए वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। अच्छा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश करें, बिजनेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो लें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख सकते हैं बच्चे, अच्छा इसमें मार्क्स आ जाते हैं। तो इस ग्रुप में से आप लोग देख लें जो भी सब्जेक्ट आपने लेना है। नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है आपका जोलॉजी, बॉटनी वाला, एग्रीकल्चर वाला। ये भी अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है देन गो फॉर दी सब्जेक्ट्स, और जिनका है वो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का ले सकते हैं। देन कम्स मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी आपके जो साइंस या मैथ्स स्टैट्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे इसमें से कोई सब्जेक्ट उठाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। ग्रुप डी में आ जाता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। इसके अंदर भी आप फिजिक्स ले सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी। जियोग्राफी वैसे कंपैरेटिवली थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, अक्सर बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप ई आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैथ्स कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, डुएबल सब्जेक्ट है। मैथ्स कॉम आसान सब्जेक्ट है, वो बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं, बैकग्राउंड नहीं भी हो और वो करते भी हैं। हिस्ट्री और लॉ कोशिश करें, अगर आपका लॉ और हिस्ट्री का बैकग्राउंड है तब आप इसको ऑप्ट करें। ग्रुप एफ में आ जाता है आपका फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। ज्यादातर बच्चे जाते हैं सोशियोलॉजी या सोशल वर्क के की तरफ, क्योंकि ये जरा आसान सब्जेक्ट है, सिलेबस भी थोड़ा कम है और डुएबल सब्जेक्ट है। फिलोसफी और साइकोलॉजी, थोड़ा सा साइकोलॉजी स्पेशली बगैर बैकग्राउंड के करना मुश्किल हो जाता है। ग्रुप जी में आ जाते हैं आपकी लैंग्वेजेस, इंग्लिश लिटरेचर। आई विल नॉट रिकमेंड कि अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट को रखें। Likewise, the same goes for Urdu and Arabic as well, and Persian as well. इसमें इस ग्रुप में से एजुकेशन और पंजाबी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तकरीबन हर तरह का के बैकग्राउंड का बच्चा कर लेता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये पंजाब पीएमएस है, मेजोरिटी को पंजाबी आती होती है। अब डिफरेंस ये आपने दिमाग में रखना है, कुछ बच्चों ने सीएसएस में पंजाबी रखी होती है, वो सीएसएस की पंजाबी की बेस पे समझते हैं कि हम पीएमएस की पंजाबी क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं है। पीएमएस का देखो, सीएसएस में पंजाबी है 100 मार्क्स की, पीएमएस के अंदर पंजाबी है 200 मार्क्स की। दैट मींस के डबल सिलेबस है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, सीएसएस पीएमएस की पंजाबी का सिलेबस ओवरलैप करता है, लेकिन वो 40-50% करता है, बाकी का 50% सिलेबस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ये भी अपने दिमाग में रखना है कि आपने, अगर आप अपने सीएसएस के ऑप्शनल्स के सहारे पे बैठे हुए हैं और आपको आखिरी हफ्ता 10 दिन पहले रियलाइज हो कि पंजाबी का तो 50% सिलेबस मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ, तो ये जरा टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है, वो आप लोगों की आउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, here goes the number. You can call on this number and get yourself registered. We'll try our level best to complete your course, both compulsory and optionals. A few of the options that we will be offering you within a period of 2 months. 2 months के अंदर ideal time है आपका कोर्स कंप्लीट कराने का। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। इंग्लिश ऐसे के ऊपर आपकी वर्कशॉप्स होंगी जिसमें डिटेल आपको जो मैंने बताया है सेंटेंस स्ट्रक्चर से लेके आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ तक ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी।
लाइकवाइज आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से लेके इंग्लिश ग्रामेटिक्स से लेके आपकी जितनी भी उसके अंदर प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस करेक्शन ईडियम्स इन सारी चीजों को आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पेपर उर्दू का। उर्दू का पेपर आपको एक जनरली गाइडलाइन दी जाएगी कि वो किस तरह प्रिपेयर करना है, उसका एक एक कंपोनेंट के ऊपर आपकी क्लास होगी इंडिविजुअली। देन कम्स आपका जनरल नॉलेज का पेपर। जनरल नॉलेज का पेपर बहुत ट्रिकी है, आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगी, आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगी, कुछ आपको मैं एप्स बताऊंगी जहां से आपने इसकी तैयारी करनी है। और ये जीके के पेपर तो आप अभी अभी से आप लोग अपना जीके के पेपर तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर 40 मार्क्स चाहिए। इसके अंदर एक जो बुरी चीज है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब जीके का पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपने 50 या 60 एमसीक्यूज आपके या 70 एमसीक्यूज कुछ बच्चों के श्योर शॉट ठीक होते हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि जिन एमसीक्यूज के अंदर आप श्योर नहीं है वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वो आपके जो आपने सही अटेम्प्ट किए हुए ना वो उनके नंबर भी काट देगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हम डिस्कस करेंगे जब हम जीके के पेपर की क्लास लेंगे डिटेल में। देन कम्स आपका इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स। इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी आपने डिटेल में तैयार करना है और आपकी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लासेस होंगी। आखिर में आ जाते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप लोग कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट करते हैं और आप किन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आप लोग अभी फोकस करें, अपने कंपल्सरी से स्टार्ट करें और फिर उसके बाद अपने ऑप्शनल्स पे आए। आप अपना टाइम टेबल बनाएं, 2 महीने के अंदर मैक्सिमम 1.5 आइडियली या मैक्सिमम आप 2 महीने के अंदर अपनी तैयारी कंप्लीट करें और आखिरी हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर आप मॉक एग्जाम्स दें, ठीक है। आप उसके अंदर अपनी रिटन प्रैक्टिस तो साथ साथ चलती ही रहेगी, लेकिन आखिरी 1-2 हफ्ते के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक एग्जाम्स दें, तो होपफुली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम।